हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का पाठ 1 सिल्वर वेडिंग पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में, पहले वीडियो में हम इस पाठ को आधा पढ़ चुके हैं। ये दूसरा भाग है। इसमें यशोधर बाबू के बारे में बताया गया है कि आज उनकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी है। वो अपने दफ्तर में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को पार्टी के लिए पैसे देकर वहाँ से दफ्तर से निकल जाते हैं। बिड़ला मंदिर की तरफ जाते हुए रास्ते में वो उन पुराने क्वार्टर्स को देखते हैं जिनमें पहले किशनदा रहते थे। किशनदा अविवाहित थे। रिटायर होने के बाद वो अपने गांव में चले जाते हैं और 1 साल बाद ही वहाँ उनकी मौत हो जाती है। किसी रिश्तेदार से पूछने पर पता चलता है कि उनकी मौत का कारण क्या था। तो रिश्तेदार कहते हैं जो हुआ होगा, अर्थात किसी को उनकी मौत का कारण नहीं पता। वहाँ से यशोधर बाबू बिड़ला मंदिर जाते हैं और वहाँ पर गीता की महिमा चल रही होती है। वो वहाँ बैठकर उसे सुनने लग जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आगे का भाग। सुनने लगे मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर बाबू जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हो। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। अब यशोधर बाबू अपने जीजा जी जनार्दन जोशी की उनको याद आती है कि वो बीमार है, उनसे मिलने भी अहमदाबाद जाना है। लेकिन अब उनकी पत्नी और बच्चे उन्हें इन जो पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, जो एक संयुक्त परिवार की जिम्मेवारियां होती हैं, उनसे उन्हें अलग करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अब ये हमारे ऊपर आर्थिक रूप से बोझ है। लेकिन यशोधर बाबू की आदत है कि वो अपने सब रिश्तेदारों से, चाहे खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, वो जाना जरूरी समझते हैं। लेकिन उनकी बीवी और बच्चे नहीं। उनका जो बड़ा बेटा है उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वो बुआ के लिए पैसे नहीं देगा। लेकिन यशोधर बाबू फिर भी कहते हैं कि वो उधार लेकर भी अपनी बहन के पास पैसे जरूर भेजेंगे, क्योंकि उनके जीजा जी है वो बीमार हैं। यशोधर जी का नारा हमारा तो सेप ही ऐसा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। हमारा तो सेप, सेप का अर्थ होता है साहब। जो बोलचाल में साहब शब्द को सेप बोल देते हैं। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारे की गिरफ्ती में देखने को होता क्या है। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किशनदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गंवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं, कौन से नहीं। अब उनकी पत्नी यशोधर बाबू को उनके जो किशनदा के साथ जितने भी उनके वास्तविक अनुभव हुए थे उन्हें वो नाकाफ़ी मानती है। वो कहती है कि जो उन्होंने आज तक जो भी उन्हें अनुभव हुए हैं वो आजकल के और जो परंपराएं हैं उनके हिसाब से उस रंग में रंगे हुए नहीं हैं। क्योंकि किशनदा भी कुंवारे थे, वो अकेले रहते थे और यशोधर बाबू भी जिस अपनी बुआ के पास रहते थे उनके पास भी कोई लंबा चौड़ा परिवार या ऐसा कुछ नहीं था जहाँ से यशोधर बाबू कुछ सीख सकते। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े,
तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो? तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल हुई और सहगल के गाने। अब उनकी पत्नी है वो पुराने समय को याद करती है कि शुरू में जब नई नई शादी हुई थी तब तो आप ऐसे ये हरकतें नहीं करते थे, जैसे किशनदा है वो जैसे बुड्ढों वाली हरकत करते थे, ऐसा आप नहीं करते थे। आप हफ्ते में 2-2 बार फिल्म देखने, सिनेमा देखने भी जाते थे, गज़ल भी सुनते थे, सहगल के गाने भी सुनते थे। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस दिन तुमने बुढ़िया काल यह बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज़ होना नहीं चाहिए। अब यशोधर बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं कि मेरे यदि जीवन में बदलाव आया है तो तुमने भी तो जीवन में अपने काफ़ी बदलाव किए हैं। तुम अपनी बेटी के कहने से बिना बाह का ब्लाउज भी पहनती हो, अपनी हाई हील के सैंडल भी पहनती हो और रसोई में बैठकर खाने की बजाय बाहर लाकर तुम खाना भी खाती हो। तो तुम यदि अपने जीवन में चेंज लेकर आई हो, कुछ बदलाव लेकर आई हो, तो मैं भी अपने जीवन में बदलाव लेकर आया हूँ। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखे, तथा साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपना पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर होकर, फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, समझे। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं और कहकर उनकी तरह ही वह झेंपी सी, लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। इस प्रकार यशोधर बाबू है वो किशनदा को याद कर रहे हैं, जैसे वो करते थे उन्हीं की तरह व्यवहार करने की वो कोशिश करते हैं और उन पुरानी बातों को याद करते हैं। स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना और साथ सैर में ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता है कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाएं। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर के विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की ही है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए। इस प्रकार यशोधर बाबू किशनदा की पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं कि वो जब सुबह सैर के लिए जाते थे तो कैसे लगते थे। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गवाना, जन्यों पुण्यों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया है।
किशनदा की जो आदतें थी वो अब यशोधर बाबू ने भी अपना ली थी। हालांकि उनकी आदतें हैं वो उनके परिवार को, उनकी पत्नी बच्चों को ये अच्छी नहीं लगती थी, फिर भी वो हर बार इन चीज़ों को करते थे। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो वह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह ले जिस तरह मैं किशनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू है और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। मानो न मानो झूठे मुंह से सही एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे कुछ जो भी काम करे वो राय लेकर करे, लेकिन बच्चे इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि आपको उस बात की नॉलेज ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, तो आपसे हम उस बात को क्यों पूछें। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर उनकी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दे, अब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा। तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। अब जो ये घरेलू काम है इनके लिए यशोधर बाबू सोचते हैं कि उनके बेटे ये काम करें, लेकिन उनके बेटे इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि इस काम के लिए आप नौकर रख लो और नौकर का जो भी खर्चा होगा, जो भी उनकी तनख्वाह होगी वो मैं दे दूंगा। ये बात यशोधर बाबू को बहुत बुरी लगती है। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उसके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है, लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो तिस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम है मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं, जो आप नुक्ताचीनी करे। इस कर्म में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज़, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए यह टीवी ले आया, कहता यही है कि मेरा टीवी है समझे, इसे कोई न छुआ करे। क्वार्टर ही उसका हो गया, यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ही ठीक ही होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ, कहते हैं यशोधर बाबू। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। अब यशोधर बाबू बताते हैं कि कैसे उनके जो बड़े बेटे ने अपने जो यशोधर बाबू का जो क्वार्टर है उसको अपना क्वार्टर समझ लिया, किस तरह से वो उसमें अपने मनपसंद चीज़ें लाकर रख रहा है और उन चीज़ों पर खुद का हक जताता है। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़क और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुँचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए हैं। बाहर बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा है YD पंत। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज YD पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ
स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। अब यशोधर बाबू जैसे अपने क्वार्टर के बाहर पहुंचे तो उनका जो क्वार्टर है वो अलग ही ढंग से सजा हुआ था। कुछ गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, स्कूटर वहाँ खड़े थे, तो उनको भी एक बार ये लगा कि कहीं वो गलत जगह पर तो नहीं आ गए हैं। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्डिंग्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों, आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा? इसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे यह लोंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि इनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। लड़की जीन और बगैर बाह का टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। कहती है, वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया, बहुत तुम्हारे कहने पर, समझे, मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होंठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती है। अब यशोधर बाबू ने अपनी पत्नी और बेटी को भी देखा कि जो मॉडर्न कपड़ों में सजी धजी हुई थी और कुछ जो मेहमान औरतें थीं उनको विदा कर रही थी। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबक रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो LDC टाइपों से ही मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र और उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झटकी सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंसती। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से। यह टिप्पणी भी चंद्रदत्त तिवारी की थी, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में न आता हो, तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंसेस एंड तुम्हारा अदर पकर्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, समहाउ मेरी समझ में तो आता नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए अब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया, तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया और आज भी यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं, तथापि वह जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। इसी तरह फ्रीज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन का तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है, कहते हैं, मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पी कर अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी, तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया, बगैर किसी खास धूमधाम के, उनकी विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने।
गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारी सेकंड क्लास बीए बेटी की, कहते हो बिगाड़ दिया। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी ओर वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण्स फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते यशोधर बाबू ने हर चंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी लेकिन अपनी छोड़ देनी हुई। टाई सूट पहनना आना चाहिए लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह नहीं भूलना चाहिए। अब यहाँ पर भी यशोधर बाबू किशनदा की बात को याद करते हैं जब वो अपने बेटे के जो आधुनिक दोस्तों से मिलते हैं तो विलायती अंदाज में मिलते हैं। किशनदा भी कहते थे कि हमें सब कुछ आना चाहिए, हमारी संस्कृति के साथ साथ हमें बाह्य संस्कृति के बारे में भी पता होना चाहिए, बाह्य जो संस्कृति का पहनावा है वो भी हमें पता होना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से अपने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक तो आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा ले। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ढूंसने का यत्न किया लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर आप संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो हेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले गए। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से बाहर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ आती सुनाई दी तब यशोधर बाबू पदासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही है। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ता पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए। इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं बल्कि बात कुछ और अच्छी समझने के लिए। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। अब यशोधर बाबू उन मेहमानों से बचने के लिए पूजा पाठ में बैठ गए। जिस पूजा में 15 मिनट लगाते थे वहाँ उन्होंने 25 मिनट लगाई। फिर भी मेहमान नहीं गए तो उन्होंने वहाँ पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। ध्यान में भी वो यशोधर बाबू की बातों को याद कर रहे हैं कि किस तरह से यशोधर बाबू का कैसा व्यक्तित्व था, क्या उनकी बातें थी, किस तरह से वो रविवार को उनके पास आते थे, चाय पीते थे, कैसे वो उनको कई बातें बताते थे, कैसे उनकी शंकाएं वो दूर करते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन
कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमदा से मालूम होते हैं। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आप पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही है, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली है और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर, यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा। अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है। उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाए। बब्बा, यू आर द लिमिट। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। इस उम्र में क्या हो रहा है प्रेजेंट, तुम खोलो, तुम इस्तेमाल करो, कहकर शर्मिली हंसे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। उन्हीं ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहन के जाते हैं जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहनकर जाया कीजिए। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा ना नूच करने के बाद यशोधर बाबू ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का शेष कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन, उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर से जरा सी नमी चमक गई। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया कीजिए, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा। या इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। अब किशनदा की बातों को याद करते हुए जब वो पूजा में बैठे थे तब उनकी पत्नी उनको वहाँ से उठा कर ले जाती है और कहती है कि अब तो रिश्तेदार ही बचे हैं, बाकी सारे मेहमान तो चले गए। तब किशनदा बैठक में आ जाते हैं और वहाँ पर कई गिफ्ट्स रखे होते हैं, प्रेजेंट्स रखे होते हैं। तो उनका जो बेटा है वो एक बड़ा सा गिफ्ट उठाकर उनको कहता है कि इसमें ड्रेसिंग गाउन है, ये पहनकर आप दूध लाया कीजिए। और इस बात से किशनदा की आंखें हैं वो नम हो जाती है। अब किशनदा की आंखें नम क्यों हुई, इसका क्या कारण था? एक कारण तो यह हो सकता है कि उनके बेटे ने उन्हें ये क्यों नहीं कहा कि आज से दूध मैं ले आऊँगा। दूसरा, जब किशनदा की तरह वो ड्रेसिंग गाउन उन्होंने पहना तो उन्हें लगा कि जो किशनदा है वो उनके अंदर ही उतर आए हैं और उन्हें किशनदा की मौत की वो बात याद आई जो जैसे कहा गया था कि जिन उनकी मौत हुई थी, जो हुआ होगा से उनकी मौत हुई होगी। तो इस बात को याद करके उनकी आंखें हैं वो नम हो गई। तो प्यारे बच्चों, आपको यह पार्ट सिल्वर वेडिंग अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।